चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। अभी बेसिक हमने 2 दिन के लिए बेसिक क्लास रखा था ताकि सब का लेवल जो है वो सेम रह सके। कल की क्लास में मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी से अलग 33 रेमेडीज हैं उन सबको बता दिया था। लिंक भी मैंने शेयर कर दिया था और यूट्यूब पे भी मैंने लिंक को पब्लिक भी कर दिया था। जो लोग नए हैं आज ऐड हुए हैं वो वहाँ से उसको देख सकते हैं। और कल टेलीग्राम का भी एक ग्रुप मैं बना दूंगा ताकि बाकी सारे लिंक्स जो हैं वो टेलीग्राम में रह सकें, क्योंकि व्हाट्सएप से कुछ दिन बाद मैसेजेस जो हैं वो गायब हो जाते हैं। आज इलेक्ट्रिसिटीज़ का एक ओवरव्यू हम करेंगे और सभी इलेक्ट्रिसिटीज़ को वन बाय वन करके मैं बताता हूँ। अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट रेमेडीज़ हैं पांचों, और इसके बाद फिर कुछ और दो चार छोटी छोटी चीज़ें हैं बेसिक से रिलेटेड, उसको पूरा करके फिर हम कल से अपना जो ट्रीटमेंट वाला प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा सा डोज डाइल्यूशन को समझ के उसके बाद में। अभी हम इलेक्ट्रिसिटीज़ की बात कर रहे हैं तो वाइट इलेक्ट्रिसिटी है, और काफ़ी सारे प्लांट्स इसमें मैटी जी ने ऐड किए हैं। कुछ प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी प्रॉपर्टी डायरेक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन आप ये देखिए, मैं आपको बताऊं कुछ इम्पोर्टेंट प्लांट के बारे में, मतलब नाम बताऊंगा बस आपको। आर्निका मोंटाना, गुआइक्कम ऑफिसिनालिस, रूटा, और अवेना सटाइवा, विस्कम एल्बम, और एग्रिकस, सिमसिफुगा रेसिमोसा। ये सारे प्लांट जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इन सभी प्लांट्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ये पेन में, रूमेटिक पेन में और गाउट्री टाइप के जो पेन है, इवन मसल्स पेन में भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। कोई चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, उसमें भी अच्छे से काम करते हैं। इसके अलावा एनीमिक कंडीशन है या कोई डिफॉर्मिटी ब्लड में जनरेट हो गई है, उसके लिए इसमें एचिला मिलीफोलियम भी है। और सेंगुनेरिया कैंडेंसीज है जो जो एक तरीके से नोज की भी बहुत अच्छी रेमेडी है, मतलब राइनाइटिस जैसी प्रॉब्लम की रेमेडी है। हेडेक की बहुत अच्छी रेमेडी है, इसलिए डब्ल्यू जो है हेडेक पे बहुत अच्छे से काम करता है। अगर मैं देखूँ, अवेना सटाइवा, विस्कम एल्बम, आर्निका मोंटाना और सेंगुनेरिया कैंडेंसीज, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो डायरेक्ट नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है चीज़ों को मैनेज करते हैं। इसलिए वाइट इलेक्ट्रिसिटी जो है डब्ल्यू जिसकी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम के थ्रू ऑर्गन की प्रॉपर्टीज को मैनेज करती है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों तरीके की एक्टिविटीज को डब्ल्यू मैनेज कर सकता है, मेंटेन करके रख सकता है कंटिन्यूस, इंटरनली देने से भी और एक्सटर्नली अप्लाई करने से भी। जब आप स्पाइन से निकलने वाली हमारी 31 पेयर्स पूरे के पूरी नर्व्स को जब हम देखते हैं, समझते हैं, और वहां से किन किन ऑर्गन को, मतलब किस एरिया से किन किन ऑर्गन को सप्लाई जाती है, उसको समझते हैं। और फिर हम एक अपना एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो हम नॉर्मली पूरी स्पाइन पे अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें डब्ल्यू हमेशा होता है, तब हमें समझ में आता है कि डब्ल्यू क्या, इलेक्ट्रिसिटी से, खासकर आर ई, डब्ल्यू और वाई, इन तीन इलेक्ट्रिसिटी से बहुत कुछ हम जो है एक्सटर्नल एप्लीकेशन से मैनेज कर सकते हैं अपनी बॉडी में, केवल स्पाइन पे अप्लाई करने से। तो इसलिए नर्वस सिस्टम की ये टॉप ग्रेडेड रेमेडी है। F1 के साथ में F1, C1, S10, WE काफ़ी अच्छे से नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। और इसमें देखें तो ये फीवर को कम करती है, पेन को, पेन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं WE को। और किसी भी टाइप के पेन में आप इसको L2 के साथ यूज़ करें या C11 के साथ में यूज़ करें, ये कॉम्बिनेशन रेमेडी है L2 और C11। इनके साथ में आप जब यूज़ करेंगे W को, तो ये पेन को भी जो मतलब फिनिश करने का काम करती है। लेकिन डब्ल्यू इसके अलावा भी इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है डब्ल्यू की, वाइट इलेक्ट्रिसिटी की, कि ये एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करती है। लिथार्जीनेस को ठीक करती है, जो लिथार्जीनेस बॉडी में आ जाती है। इसके अलावा जो थकावट होती है फिजिकल एक्टिविटी करने से या मेंटल एक्टिविटी करने से, दोनों टाइप की एक्टिविटी से जो थकावट होती है, क्योंकि इसमें फिजिकल एक्टिविटी करने से कोई थकावट होती है तो उसके लिए आर्निका मोंटाना है, और मेंटल एक्टिविटी करने से कोई थकावट होती है उसके लिए अवेना सटाइवा है, मतलब ओट्स जो होते हैं।
तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके प्लांट्स की प्रॉपर्टी को समझा जाए तो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेमेडी आप इसको बोल के चल सकते हैं, S1 की तरह ही, S1 S10। इसके अलावा जब पॉजिटिवली इसको दिया जाता है, मतलब D4 या D5 में आप देते हैं, तो कोई फंक्शन है जो डाउनग्रेडेड है, जो काम नहीं कर रहे हैं किसी ऑर्गन के, उनको ये ठीक करने का, बैलेंस करने का काम करती है। और कहीं पे ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है, इवन ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, और किसी पर्टिकुलर एक्साइटमेंट की वजह से या किसी की भी वजह से नींद नहीं आ रही है, उस कंडीशन को भी आप इसमें इससे ठीक कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, तो हम थोड़ा सा निगेटिव में डब्ल्यू को यूज़ करते हैं C1 के साथ में, S10 के साथ में, F1 के साथ में। तब ये जहाँ वर्बन के साथ में, तब ये कहीं ना कहीं जो एक तरीके से एक्साइटमेंट है या हाइपर एक्टिविटी है, उसको ये डाउन करने का काम करेगी। हिस्टीरिया की बहुत अच्छी रेमेडी है। फीमेल्स में जो बहुत प्रॉब्लम, किसी भी वजह से हिस्टीरिया हुआ हो, चाहे कोई सप्रेशन की वजह से या मेंसेस सप्रेशन की वजह से भी हिस्टीरिया कई बार देखने को मिलता है। एनीमिक जो लेडीज होती है, जिसमें एमनोरिया, कंटिन्यूअस एमनोरिया बना रहता है, वहाँ पे भी हिस्टीरिया काफ़ी देखने को मिलता है। ऐसी सारी प्रॉब्लम में आप डब्ल्यू का यूज़ कर सकते हैं। आर का भी करते हैं, लेकिन डब्ल्यू भी बहुत अच्छे से वहाँ पे मैनेज कर सकती है। इसके अलावा किसी को बहुत ज़्यादा ठंड लगने की स्थिति बनी हुई है, मतलब बॉडी में एक तरीके से वाइटल जो एक्टिविटी है, वाइटल जो फोर्स है, वो वाइटल जो पावर है, वो फिनिश हो गई है, तो आप L2 के साथ डब्ल्यू का यूज़ करिए। ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है कम एज में ही, और वाइटल पावर जो है उनकी वो वैनिश होने की तरफ जा रही है, या ऐसा लग रहा है कि बॉडी में वाइटलिटी खत्म हो रही है, तो आप L2W को एज ए टोनिक वहाँ पे उसको D4 में ग्लोब्यूल बना के या ऐसे नॉर्मली भी देंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से ये काम करती है। नाइट एमिशन बच्चों में देखने को मिलता है, सोते सोते कई बार ऐसे इरेक्शन जैसी कंडीशन वहाँ पे देखने, इजैकुलेशन जैसी कंडीशन वहाँ पे देखने को मिलती है। जो 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं, तो वहाँ पे भी आप इसको C11 के साथ में यूज़ कर सकते हैं। C11W बहुत अच्छे से वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करती है, सेकेंड डायल्यूशन में या फिर मतलब D5 में या फिर D6 में आप इन सब जगह यूज़ करेंगे। इसके अलावा D4 में देने से कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंसी को भी ठीक करती है। बहुत अच्छी रेमेडी है। बहुत सारे सिम्टम्स आप इसके देखने को चल सकते हैं अलग अलग जगह। नर्वस सिस्टम पे है, उसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे आप इसके इफेक्ट देखेंगे, और यूरिनरी ट्रैक्ट पे, यूरिनरी, पूरे यूरिनरी सिस्टम पे आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अगर मैं बात करूं, जो पहला नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट है, उसके बाद अगर कोई दूसरा इफेक्ट डब्ल्यू का देखेंगे, तो आवाज नहीं आ रही है सर। आ रही है आवाज? आ रही है? आ रही? ठीक है, ठीक है। लो साउंड है सर। अब ठीक आई है आवाज? जी सर। करोगे ना? जी। ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि डब्ल्यू नर्वस सिस्टम के साथ साथ जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस पर भी बहुत अच्छे से काम करती है। हार्ट की बहुत अच्छी रेमेडी है। नेगेटिव में देने से 200 के आसपास या 30 में जो ब्लड प्रेशर है या पैल्पिटेशन है, ट्रैकिकार्डिया जैसी कंडीशन को ये जो है रिजोल्व कर देती है। और फेंटनेस में मैंने आपको बताया, फेंटनेस है, लेथार्जीनेस है, या थकावट जैसी कंडीशन कंटिन्यूस बनी हुई है, वहाँ पे आप दे सकते हैं। लीवर की बहुत अच्छी रेमेडी है। जॉइंटिस में जो डब्ल्यू बहुत अच्छे से काम करती है। तो इस तरीके से डब्ल्यू को हम अलग अलग जगह, अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और पेन में तो मैंने आपको बताया कि पेन में बहुत अच्छे से जो है ये काम करती है। इसमें प्लांट सारे वैसे ही निकले हैं। स्किन पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्किन में ड्राई इचिंग में C1 के साथ, वेन वन के साथ डब्ल्यू को जब आप देंगे नेगेटिव करके,
S1C1 वैन 1 को 30th के आसपास किसी को ड्राई इचिंग है, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई बार बहुत सारे लोगों को रात को अनड्रेसिंग मतलब कपड़े उतारने के बाद बहुत ज़्यादा खुजली होती है, ऐसे लोगों को डब्ल्यू आप दे सकते हैं, लेकिन C1 वैन 1 भी दें तो वहाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। पेन वाली कंडीशन कैसी भी रहे, चाहे जगह बदलने वाले पेन में भी अच्छा काम करती है। हालाँकि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जो जगह बदलने वाला पेन है, उसमें और अच्छे से काम करती है, लेकिन डब्ल्यू को भी यूज़ जो वहाँ पे किया जा सकता है। फिर पेन चाहे किसी भी जगह रहे। चोट लगने से जैसे कहीं पे ब्लूइशनेस आ जाती है, नीलापन आ जाता है, वहाँ पे भी आप डब्ल्यू को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें रूटा है और आर्निका मोंटाना ऐसी सब जगह चोट लगने की, आघात लगने की जो कंडीशन है, वहाँ पे डब्ल्यू बहुत अच्छे से काम करता है। तो कोरिया में आप इसको दे सकते हैं, ठीक है? पार्किंसन में आप इसको दे सकते हैं, और पैरालिसिस की भी अच्छी रेमेडी है डब्ल्यूई। मतलब कुल मिला के देखें तो पूरे बॉडी पे जहाँ जहाँ भी आप चाहें नर्वस सिस्टम के थ्रू हर एक चीज़ को आप मैनेज करा सकते हैं। पेन को, इचिंग को, ठीक है ना? कोई सेंसेशन कहीं पे देखने को मिल रहा है, वहाँ सब जगह आप इसको इंटरनली देने से काम करा सकते हैं, लेकिन उन्हीं सब जगह आप इसको एक्सटर्नली भी लगा सकते हैं। कहीं पे मस्कुलर पेन देखने को मिल रहा है, स्वेलिंग देखने को मिल रही है, उन सब जगह आप इसको यूज़ करिए। ऐसे ही जैसे मैंने कल भी बताया था कि किसी को याददाश्त कम हो रही है, कंटिन्यूअस याद रखने की जो उसकी ताकत है वो लगातार कम होती जा रही है, वहाँ पे आप इसको L2W बहुत अच्छा टॉनिक है। L2W के साथ S12 को और ऐड करना है आपको, और इससे जो है मेमोरी बढ़ती है। C5 भी उसमें ऐड कर देंगे। C5, ठीक है, S12, L2W बहुत अच्छे मेमोरी टॉनिक के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को भी दे सकते हैं, पढ़ने वाले बच्चों को भी मेमोराइज कराने में ये काफ़ी हेल्प करती है। और किसी भी ग्रुप के साथ, किसी भी रेमेडी के साथ इसको ऐड किया जा सकता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसके साथ इस रेमेडी को यूज़ नहीं कर सकते या उसके साथ नहीं कर सकते। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एडिक्शन है, जो नशे हैं, उनको भी डब्ल्यू जो है एक तरीके से रिवर्स कर उनके इफेक्ट को भी रिवर्स करने का काम करती है। उनकी जो क्रेविंग है उसको भी कम करने का काम करती है, चाहे वो ड्राई नशा करता हो, सूखा नशा करता हो, या फिर लिकर लिक्विड टाइप का नशा वो करता हो, दोनों में डब्ल्यू को यूज़ कर सकते हैं। साथ में दूसरी रेमेडीज S10, S1, ठीक है ना, S12, S11, इनको हमें अकॉर्डिंग टू पेशेंट की जो कंडीशन है, जो उसको रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना है, या उसकी लीवर की क्या स्थिति है उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को यूज़ करना है। वैसे डब्ल्यू लीवर पे इतने अच्छे से काम करती है, इसीलिए ये एडिक्शन में काम करेगी, खासकर लीकर का जो एडिक्शन होता है। कोई भी रेमेडी जो लीवर की अच्छी रेमेडी होती है, वो कहीं न कहीं नशा छुड़ाने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। तो इस तरीके से हम डब्ल्यू को अलग-अलग स्थिति में, अलग-अलग कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, और ये बाकी कंप्लीटली पढ़ने में तो फिर वही है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन एक ओवरव्यू मैंने दिया है डब्ल्यू का आपको। अब बात करते हैं रेड इलेक्ट्रिसिटी की, आरई की। आरई का जो मेन जो प्लांट है, जिनकी प्रॉपर्टी ये इसमें इम्पोर्टेंटली जिसको फॉलो करती हैं, जो प्रॉपर्टी आरई की बनती हैं प्लांट से, वो रोडोडेंड्रोन एक प्लांट है जो बहुत अच्छा पेन किलर माना जाता है, और बहुत अच्छा रीजनोवेट मतलब एक तरीके से रीस्टोर करने वाला, एनर्जी को बढ़ाने वाला प्लांट होता है। और एकोनाइट नेपल्स जो है, वैसे तो बाकी सारे प्लांट भी इसमें जैसे रोजमराइनस है, वाइटिस मिन्सिफेरा, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एकोनाइट नेपलस और जो रोडोडेंड्रोन है, वो दो इम्पोर्टेंट प्लांट है जिनकी प्रॉपर्टी जो है आरी में आपको देखने को मिलती है। एकोनाइट नेपलस भी पेन किलर भी है, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, खासकर नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन, उस पर बहुत अच्छे से काम करता है। इसलिए नाक से बहुत पानी आने की कंडीशन हो सर्दी में, वहाँ पे आप, या कहीं भी म्यूकस मेम्ब्रेन से बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है, तो आप आरी को यूज़ कर सकते हैं। खासकर नाक नाक की जो आरी को तो हमेशा यूज़ किया जा सकता है। ये भी नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करती है, और मोटर नर्वस सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। काम तो ये सेंसरी नर्वस सिस्टम पे भी उतना ही अच्छे से करती है, लेकिन मोटर फंक्शन को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है आरई को। हालांकि जब इसको हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, तब ये सेंसरी फंक्शन भी जो है इम्प्रूव कर देती है। और या फिर जो पेन किलर के लिए बहुत अच्छे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, खासकर ऐसे पेन जो डैम्प वेदर में, या ठंडी से, या टेम्परेचर में डाउन होने से जो चीज़ें बढ़ती हैं, लगातार बढ़ती चली जाती हैं, वहाँ पे रेड इलेक्ट्रिसिटी
बहुत अच्छे से काम करेगी। तो एज ए पेन किलर और एज ए स्टिमुलेंट तो हमेशा आप आरी को यूज़ करिए। इसके अलावा ये मूड रिफ्रेशिंग के तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इनको उन लोगों में जिनको लो फील होता है हमेशा। हमेशा मूड जो है वो लो रहता है, वो उस तरीके से अगर आप आरी को यूज़ करेंगे और ख़ासकर L2 के साथ में, तो आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छे से ये एक मतलब एनर्जी देने का काम करेगी। ये समझिए सर्कुलेशन को ये काफ़ी अच्छे से मैनेज करती है, प्लस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको भी ये बढ़ाती है। डब्ल्यू भी बढ़ाती है और आर ई भी बढ़ाती है। लेकिन आर ई जो है मेनली सर्कुलेशन पे अच्छे से काम करती है, इसलिए इम्पोर्टेंसी में, ठीक है, लो इरेक्शन की कंडीशन में या प्री मैच्योर इजैकुलेशन जैसी कंडीशन में हम रेड इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, सेंस को घटाने के लिए या सेंस को बढ़ाने के लिए। साथ में हेल्पिंग रेमेडी S3 C3, ठीक है, L2 वैन 1, इन सबको हम साथ में ऐड करके चलते हैं और अलग-अलग पेशेंट में अलग-अलग तरीके से उनको सेटल किया जा सकता है। कुछ फ़ॉर्मूले ऐसे भी बन सकते हैं जो सभी में काम करते हैं। H3C3 का कॉम्बिनेशन जैसे हुआ आरई के साथ में, वैन 1 F1 के साथ में, वो आप सभी को दे सकते हैं, बाकी जैसी जिसकी स्थिति लगे। और अ, जो डिप्रेशन की कंडीशन होती है उसकी बहुत अच्छी रेमेडी है, खासकर उस टाइप का कैसे भी डिप्रेशन हो। वैसे तो अगर ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी वाला डिप्रेशन है तो नेगेटिव में देके उसको मैनेज कर सकते हैं। और हाइपर एक्टिविटी वाला डिप्रेशन है, पेशेंट हमेशा सोया रहता है, ऐसी स्थिति में रहता है जिसको हमेशा नींद ही आई रहती है, तो वहाँ पे भी आप आरई को फिर थोड़ा नीचे आके मतलब D5 में या D4 में आप इसको यूज़ करेंगे। आप ऐसे लोगों को भी जिनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, उन लोगों को भी आप आरई दे सकते हैं। तो D5 में आप देंगे तो देखेंगे कि बहुत बुरी स्थिति वाले लोग हैं जिनको लगातार सो ही रहते हैं, उनकी स्थिति थोड़ी ठीक हो जाएगी। भूख ना लगने की बहुत अच्छी रेमेडी है, मतलब लो एपेटाइट की या एनोरेक्सिया की, आप इसको बहुत आराम से इसको यूज़ करिए। और ये सभी रेमेडी के साथ में काम करता है, लेकिन भूख ना लगने की कंडीशन में आप इसको L2 के साथ यूज़ करेंगे, S5 के साथ यूज़ करेंगे। L2 S5, ये मत देखिए कि L2 में S1 है फिर हमने S5 भी ले लिया। L2 जब कंपाउंड रेमेडी बना दी गई है तो फिर वो एक रेमेडी है L2, उसके अपने स्पेसिफिक फंक्शन वहाँ पे जो है बन जाते हैं। तो L2 S5 और आरई के साथ में जब आप यूज़ करेंगे तो ये भूख बढ़ाने का काम करती है। आप चाहें तो सोलर प्लेक्सस या फिर पॉइंट नंबर 5, 6, 7 या 5 और 6 पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पिट ऑफ स्टमक पे अप्लाई कर सकते हैं आरई को। तो ये ऐसे लोग जिनको भूख नहीं लग रही है उनको ये भूख लगाने का काम करती है। थोड़ा-सा पॉजिटिव में, थोड़ा-सा क्या D4 में ही हमें वहाँ पे उसको लगाना होता है। इसके अलावा एक्सटर्नल एप्लीकेशन में ही कोई ऐसा ट्यूमर, ऐसी कोई गांठ देखने को मिले जो बहुत हार्ड है, वहाँ पे आप C4 के साथ आरई को अप्लाई करते हैं जब, तो ये उस जो गांठ है उसको एक तरीके से पहले उसकी उसमें सॉफ्टनेस लेके लेके आएगी, जो उसकी हार्डनेस है उसको ये ख़त्म कर देती है। हार्डनेस को ख़त्म करने के बाद में फिर जो है हम बाकी स्थिति के अनुसार C4 की जगह C3, इस तरीके से हम अगली जो सिलेक्शन है एक्सटर्नल एप्लीकेशन का या फिर इंटरनल जो भी चाह रहे हैं उसको सिलेक्शन करते हैं। लेकिन बहुत हार्ड है, स्टोनी हार्ड गांठ दिखती है आपको। इवन अगर कोई, कई बार ऐसे वार्ड्स भी, ऐसे मस्से भी देखने को मिलते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, एकदम स्टोनी टाइप की ग्रोथ उनमें आपको देखने को मिलती है, तो आप वहाँ पे भी आरई को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि हम जी का ज़्यादा यूज़ करते हैं वार्ड्स वगैरह के लिए, लेकिन मैंने बताया आपको बहुत हार्ड है, तो आप उसमें या कॉर्न हो गए वहाँ पे भी आप पहले आरई को यूज़ करिए, जब वो सॉफ्ट हो जाए तो आप वहाँ पे जी का यूज़ कर सकते हैं या डब्ल्यू का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर में आप आरई को यूज़ कर सकते हैं 30th में या 200 में, अकेली ही ये ब्लड प्रेशर डाउन करने का काम करते हैं, खासकर अगर जब वो ब्लड प्रेशर हाइपर जो हाइपर एक्टिविटी की वजह से देखने को मिले, हाइपर सर्कुलेशन की वजह से देखने को मिले, या एक तरीके से बोलें कि बहुत ज़्यादा थिंकिंग, बहुत ज़्यादा लगातार सोचने की वजह से देखने को मिले। यही ब्लड प्रेशर अगर एक तरीके से आरटीएल जो सर्कुलेशन है उसकी वजह से बढ़ा देखने को मिले, यानी कि हार्ट की वजह से देखने को मिले, कोई ब्लॉकेज की वजह से देखने को मिले, तो हम A1 को यूज़ करते हैं। किडनी की वजह से देखने को मिले तो वहाँ पे वाई और S6 जो है तब वहाँ और अच्छे से काम करते हैं। वही मेंटल प्रॉब्लम की वजह से या
कोई ब्लॉकेज की वजह से, तो वाई भी अच्छा काम करता है। ये सारी रेमेडी मिला के स्थिति के अनुसार हम इनको हाई ब्लड प्रेशर में यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं एस10 के साथ में, एस10 के साथ A1B या एस10 के साथ A1Y जब हम देते हैं, तो ये हाइयर में, तो ये जो ब्लड प्रेशर है उसको डाउन करने का काम करता है। वैसे एस10 के साथ A3B या एस10 के साथ A3 वर्वन बी को जब हम देते हैं सेकंड मतलब D5 में या D3 में, तो ये स्पाज्मोडिक जो पेन होता है, उस खासकर जब बर्निंग सेंसेशन उसमें रहती है, तो वहाँ पे बी के तरीके से। लेकिन अगर बर्निंग सेंसेशन नहीं है, तो आप वहाँ पे जो है W को ऐड करिए। ये एस10 के उसमें मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप आरई को यूज कर सकते हैं जिन जिन लोगों को इन्फेक्शन नहीं है कान में, लेकिन कम सुनाई देता है फिर भी, वो किसी किसी नर्व की हाइपर एक्टिविटी की वजह से हो सकता है। हालांकि अगर कोई मिडल ईयर में कोई इन्फेक्शन है या कोई टिम्पैनिक कैविटी में कुछ इंजरी है, कोई चोट है, तो फिर उसको छोड़ सकते हैं। उस कंडीशन में आरई नहीं देना। लेकिन ये आपने ओटोस्कोप से, ऑटोस्कोपी से ये सब क्लियर है, क्योंकि इन्फेक्शन नहीं है, कोई सिक्रेशन नहीं है कान से, और किसी नर्व की हाइपर एक्टिविटी की वजह से वो प्रॉब्लम है। ऑडिटरी नर्व रहे चाहे वो कोई और कोई भी प्रॉब्लम रहे, कई बार ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से भी जो है कानों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ पे भी आप आरी को कान के पीछे अप्लाई कराएंगे। ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन में कम सुनने में बहुत अच्छा काम करता है। रेड इलेक्ट्रिसिटी बैक साइड ऑफ द ईयर आप इसको अप्लाई कराएंगे, तो आप देखेंगे कि ये सुनने में काफ़ी अच्छा जो है हेल्प करता है। इस तरीके से पेन में आप यूज़ करें, किसी भी टाइप के पेन में आप इसको इंटरनली यूज़ करें, एक्सटर्नली यूज़ करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन होता है तो याद रखें वो केवल आरी से ही कंट्रोल होता है मैक्सिमम केस में। बाकी जगह उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो पहले आरी से करें, डिस्ट्रैक्शन है तो फिर साथ में जी भी चला सकते हैं। इस तरीके से हम रेड इलेक्ट्रिसिटी का सिलेक्शन करते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी में, और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी BE। बी जो है कैप्सुला बर्सा जो प्लांट है, और सिंकोना कैलिसाया, इन दो प्लांट्स में काफ़ी जो प्रॉपर्टी है इसकी वो फॉलो करती है। हालांकि दूसरे प्लांट भी इम्पोर्टेंट हैं। पीनस ग्रुप की दो रेमेडी है इसमें, पीनस मैरिटिमा, पीनस नाइग्रा, इरवम ब्लैंस भी है। इस तरीके से है, लेकिन कैप्सुला बर्सा और सिंकोना कैलिसाया तो दो प्लांट की प्रॉपर्टी इसमें ज़्यादा वहाँ पे चलती है। ब्लड सर्कुलेशन की क्वालिटी को मेंटेन करने वाली टॉप रेमेडी है। आप ध्यान रखिए बी का सबसे बड़ा इफेक्ट है इसमें ब्लड सर्कुलेशन में। मतलब आरटीएल, खासकर जो आरटीएल सर्कुलेशन होता है उसमें बी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे आपको बी का सिलेक्शन हमेशा करना है। बी को D10 में जब आप देंगे तो किसी भी टाइप के जो ब्लीडिंग है उसको ब्लू इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे रोकने की ताकत रखती है। साथ में आप मतलब वेनस ब्लीडिंग दिख रही है तो A2 का यूज़ करिए, और जो है अगर आपको आरटीएल ब्लीडिंग है तो फिर A1 का यूज़ करिए। बी के साथ में देना नेगेटिव में ही है, चाहे फिर पाइल्स है या फिर कोई हेमरेज, किसी भी टाइप का हेमरेज आपको देखने को मिल रहा है। इवन अगर स्पूटम के साथ में, खांसी करने के साथ में भी अगर ब्लड आ रहा है, तो भी आप जो है बी का यूज़ करेंगे। रेमेडी आपके सिलेक्शन में रहेगी। A3 के साथ बी का यूज़ कर सकते हैं, और पी ग्रुप से P1 का यूज़ कर सकते हैं। एज ज़्यादा है तो P4 का यूज़ भी कर सकते हैं। पी ग्रुप के किसी भी रेमेडी के साथ में, P1 के साथ में भी, P2, P3, P4 के साथ में भी, जैसी कंडीशन आपको लगे उसके उसके साथ में आपको A1 और बी का यूज़ करना है। और नेगेटिव में D10 या उससे ऊपर देंगे तो एक दिन में या 2 दिन में मैक्सिमम जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाएगी, मतलब स्पूटम से ब्लड आना। वैसे तो 3 डोज में ही जो है कंडीशन ठीक हो जाती है, और 2 से 3 दिन में ब्लड फिर आता नहीं है। इवन अभी तो थोड़े दिन पहले मैंने डिस्कस भी किया था ग्रुप में कि एक जो है लड़की थी 20-21 साल की, वो उसको या तो कोलाइटिस था या कुछ भी था, मतलब मैंने ट्रीट नहीं किया, लेकिन मैंने ग्रुप के थ्रू एक लेडी डॉक्टर से ट्रीट किया कराया था उसको। और बहुत सारा एलोपैथिक ट्रीटमेंट, बहुत सारा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी वो अपने सिटी में जो था वो ले चुकी थी। और उन मैडम के पास वो गई तो उसको हमने कुछ नहीं दिया पहले। हमें जीआईटी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम लग रही थी कि भाई कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे है, और कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, अल्सर भी हो सकता है।
या कोलाइटिस में भी प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है, या फिर पाइल्स भी हो सकते हैं। तो हमने सिंपली उसको A1 के साथ B ऐड किया और साथ में S5 ऐड किया था। S5 की थोड़ी प्रॉब्लम मुझे नज़र आई थी उसको थोड़ा सा, और उसको D10 में अप्लाई करने मतलब उसको खाने के लिए दिया गया, ग्लोब्यूल में दिया था मैंने उसको, मतलब बताया था जैसा उनको देने के लिए। और 8 दिन की दवाई दी गई थी। 8 दिन से पहले ही वो लड़की उन डॉक्टर के पास आई, उनको बोला कि मैडम पिछले कई सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 2 दिन तक उसे ब्लीडिंग नहीं हुई, स्टूल के साथ ब्लीडिंग पास होती थी उसकी, और काफ़ी ज़्यादा उसका हीमोग्लोबिन भी बहुत डाउन हो चुका था और काफ़ी वीक थी वो। तो ये पावर है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, जो जो अट्रैक्ट करती है सभी। जो जो जान गया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को, वो चाहे आयुर्वेद कर रहा है, चाहे वो होम्योपैथ कर रहा है, इवन वो अगर एलोपैथी भी कर रहा है। और खास इस पे सर आवाज कट रही है। आप ठीक आ रही है? सर आवाज कट रही है अभी। आवाज नहीं आ रही है सर। यहाँ इस वजह से आज अब आई आवाज मेरी? जी हेलो? नहीं। हेलो? जी सर। आ रही है ना आवाज? जी सर। हल्का हल्का। सर बहुत कम आ रही है आवाज। अब ठीक है? हल्का आ रही है सर। नहीं आ रहा है सर। हाँ मैं बोल रहा हूँ। अभी आई है? हल्का हल्का आ रहा है सर। चलो वैसे इसको एक मिनट। मैं थोड़ा टीका। हाँ, तो ब्लीडिंग में हम यूज करते हैं ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को। अभी फॉर्मुलेशन जब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे तब समझ जाएंगे कि किस तरीके से यूज करना है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि बी को आपको यूज करना है। कहीं पे बर्निंग सेंसेशन है, कहीं पे जलन होती है, चाहे फिर वो एसिडिटी हो या किसी के तलवों में जलन हो रही है, मतलब फीट में नीचे पैर में जलन हो रही है, या पेट में एसिडिटी की वजह से जलन हो रही है, या कहीं पे कोई लीजन है, कोई इन्फेक्शन है, कहीं पे कोई घाव है, उसमें भी अगर बर्निंग है, जलन टाइप की प्रॉब्लम है, वो भले ही वुंड है, भले ही वो घाव है, लेकिन आपको जी के बजाय बी वहां पे यूज करना है। बर्निंग सेंसेशन बहुत पिक्युलर सिस्टम है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का, जो डायरेक्टली इसके साथ मैच होता है। इसके अलावा जब बर्निंग सेंसेशन तो रहे ही, लेकिन खासकर जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गड़बड़ हो और लगातार एसिडिटी बनने की प्रॉब्लम रहे, और जो पानी निकले उल्टी हो या उल्टी ना भी हो, वो बहुत खट्टा रहे, ठीक है, तो आप जो है तब भी वहाँ पे ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ही करते हैं। और हालाँकि वाई भी अच्छा काम करता है, लेकिन अल्टरनेट करके आप वाई भी दे सकते हैं अगर वो गैस के साथ में एसिडिटी हो रही है। अदरवाइज़ बी वहाँ पे काफ़ी रहता है। साथ में S1 या S2 सिम्पटम के अनुसार, वैसे S1 बी दोनों भी अकेले काफ़ी होते हैं, थोड़ा लाइटर में देने से। लेकिन
कई बार जो है थोड़ा-सा सिलेक्शन चेंज करना हो सकता है, लेकिन खाने के पहले आप इसको दें, बाद में S10 के साथ में ऐड करके दे सकते हैं। वो आपको सेलेक्ट करना है कि उसको खाना खाने के पहले देने की रिक्वायरमेंट है या बाद में देने की रिक्वायरमेंट है। बाद में देने की रिक्वायरमेंट है तो आप S10 के साथ ही दीजिए, वो ही सबसे अच्छा है। S10 Ver1B या S10 Ver2B, ठीक है? और लीवर की कॉम्प्लिकेशन नज़र आती है क्योंकि मैक्सिमम जो केस हैं एसिडिटी वाले, हाइपर एसिडिटी वाले, वो फैटी लीवर या इसी टाइप की किसी प्रॉब्लम से एसोसिएटेड होते हैं, मैक्सिमम 70% तक। तो वहाँ पे आपको कोई लीवर का कॉम्बिनेशन या लीवर की रेमेडी जैसे S5C10 है, उसको भी लगातार वहाँ पे चलाना होता है। इसके अलावा थ्रोट पे काफ़ी अच्छा काम करती है। थ्रोट में टॉन्सिलाइटिस की बहुत अच्छी रेमेडी है। ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भई टॉन्सिल है, टॉन्सिल में इन्फेक्शन है तो जी दे दिया। लेकिन मैक्सिमम केस में आप टॉन्सिलाइटिस में जी में फेल हो जाएँगे। टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो आप बी दे के देखिए, जी से बेहतर तरीके से काम करती है। टॉन्सिल की जब प्रॉब्लम बच्चे को दिखे तो रेडनेस वहाँ पे बहुत नज़र आए, ठीक है? टॉन्सिल को जब आप एक्ज़ामिन करें तो वहाँ पे रेडनेस दिखे, पेन दिखे और स्वेलो करते हुए जो प्रॉब्लम दिखे, स्वेलो करते हुए पेशेंट को पेन लगे, खासकर बच्चों में ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे आपको बी उसे देनी है। ब्लीडिंग में मैंने आपको बता दिया, किसी भी टाइप की ब्लीडिंग हो, आपको यूज़ करना है। A1B, A2B या BA3 सब तरीके से ये काम कर सकती है। इवन यूरिन में भी ब्लीडिंग आ रहा है, किसी को हेमेच्यूरिया की कंडीशन है, वहाँ पे भी आप इसको यूज़ करेंगे। एल्ब्यूमिन पास होने पे यूरिन से या फोस्फेटिक जो सिक्रेशन है वो जब यूरिन से पास होता है, सिस्टाइटिस जैसी कंडीशन में, तो मोस्टली लोग जी की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर यूरिन में बर्निंग है और एल्ब्यूमिन पास हो रहा है या कोई पस सेल यूरिन से दिखती नज़र आ रही है, लेकिन बर्निंग है वहाँ पे, जलन है मतलब, तो आपको बी ही देना पड़ेगा। या फिर आप अल्टरनेट करके दीजिए, एक फ़ॉर्मूले में बी को ऐड करिए, एक फ़ॉर्मूले में जी को ऐड करिए। 2-3 रेमेडीज़ के साथ 2-3 रेमेडीज़ के साथ जो भी लगे आपको, उस तरीके से आप 2 फ़ॉर्मूले बना के दे दें, तो आप दोनों को चेक करेंगे एक साथ, बर्निंग सेंसेशन को भी और इन्फेक्शन को भी। ठीक है? पस फ़ॉर्मेशन कैसे बन रही है उसके साथ भी। इसके अलावा प्लेटलेट की कमी हो या हीमोग्लोबिन की कमी हो, उन सभी कंडीशन में आपको बी को यूज़ करना चाहिए। L2 के साथ में L2WE-B काफ़ी अच्छे से काम करती हैं और चाहे डेंगू में या कैसे भी अगर प्लेटलेट कम हो रही है, इवन जो ऑटोइम्यून डिज़ीज़ होती है जो आईटीपी होती है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो होता है जिसमें ऑटोइम्यूनिटी की वजह से जो प्लेटलेट्स हैं वो लगातार डाउन होती चली जाती हैं। 2 पेशेंट मैंने देखे हैं उसके और दोनों ठीक हैं, जो स्टेरॉइड पे थे, उनके स्टेरॉइड बंद हो चुके हैं। और ये कॉम्बिनेशन यही है, L2 के साथ बी को चलाया हमने। S5 को और वैन-1 को 10,000 से स्टार्ट किया गया था। उनको पहले वीकली डोज़ दी गई, फिर 15 डेज़ में, फिर मंथली। अभी मंथली चल रही है। प्लेटलेट 2 लाख के आस-पास हैं, स्टेरॉइड कंप्लीटली बंद हो चुके हैं। एक पेशेंट की तो दवाई भी खत्म हो चुकी है, जो अभी चल रही है। जो पेशेंट का अभी चल रहा है, उसको मैं बता रहा हूँ। और जो जिसकी दवाई बंद हो चुकी है, बस उसको मैंने एक 1 ड्राम का ग्लोब्यूल S5 का ज़रूर बना के दिया है और उसको मैंने बोला है कि उसको वो हर महीने लेता रहे। 6-7 महीने तक चलेगी, उसके बाद फिर देखते हैं क्या स्थिति बनती है। लेकिन स्टेरॉइड से पेशेंट को वापस आया है, वो भी आईटीपी जैसी डिज़ीज़ में, तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन S5N1 का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है जितना बी का, L2 के साथ बी को। L2 के साथ बी को हमने यूज़ किया प्लेटलेट बढ़ाने के लिए और S5 और वैन-1 को यूज़ किया। अब एक बात मैं बहुत ईमानदारी से बताऊँ आपको, स्टार्टिंग में मैंने S5 और वैन-1 को 1000 में दिया था, लेकिन प्लेटलेट बढ़ाने के लिए मैंने पहले उसको होम्योपैथी का कॉम्बिनेशन दिया था, क्योंकि वो रहते ही है मेरे पास सारी चीज़ें, वो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया हुआ है पहले ही। उसके साथ वो उसकी प्लेटलेट डिक्रीज़ तो हुई नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। फिर मैंने मेरे दिमाग में बी आई और फिर मैंने L2B को उसको पॉज़िटिव D4 में ग्लोब्यूल बना के दिया। साथ में WE भी मैंने ऐड किया और तब और वो S5N1 वैसे ही इंटरमिटेंटली मैं उनको दे ही रहा था। तो उससे प्लेटलेट जो है वो उनकी बढ़ी ठीक-ठाक 80,000 1 लाख पे अटकी हुई थी वो, डेढ़ से ऊपर जाने लगी। थोड़ा-सा डाइट में चेंज किया, पेशेंट ने अपनी हैबिट में चेंज किया और ऑकेज़नली वो अल्कोहल ले रहे थे, वो मैंने बंद करा दिया, तो 2 से 3 महीने में वो 2 लाख से ऊपर ही कंटीन्यूअस बनी हुई है। तो ऐसे हमें सिलेक्शन करना होता है, रेमेडीज़ का सिलेक्ट करके उनको चला के।
तो जो ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को मैनेज करती है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा घाव दिखे जिसमें ब्लड और पस दोनों है, ऐसा बहुत बार होता है, जहाँ पे ब्लीडिंग और पस साथ में ही रहता है उसके, वहाँ पे आपको जी नहीं देना, वहाँ पे आपको ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को दीजिए, पहले बी को दीजिए, और जब वो ब्लड के जो पार्टिकल हैं वो जब क्लियर हो जाएँ पस से, तब आप जी को यूज़ करिए। अदरवाइज़ आप एक्सटर्नली जी को चलाते रहिए, इंटरनली आप बी को चलाते रहिए, तब दोनों तरीके से वहाँ पे काम करेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बी बहुत इम्पोर्टेंट रेमेडी है केवल, और सभी के साथ काम करती है। थ्रोट में मैंने आपको बताया, थ्रोट में यूज़ करिए आप, C13 के साथ में, C5 के साथ में, किसी भी टाइप के कैंसर में आप यूज़ करिए सी ग्रुप की रेमेडी के साथ में, या केवल C1 के साथ भी कर सकते हैं। साथ में सोर्गन की रेमेडीज़ आपको ऐड करके चलानी होती है वहाँ पे। तो इस तरीके से हम ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का सिलेक्शन करते हैं। बाकी और कुछ बताया जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल क्योंकि हम ओवरव्यू ही ले रहे हैं, और तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें ना लेके केवल उतना लेंगे जो हमें कल से जो मतलब नेक्स्ट लेवल पे जो हमारा चलेगा उसमें हमें चीज़ें क्लियर रहें। अब हम ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, जी। जी में भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो, लेकिन जो मेन प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊँ, वो इसमें एक तो कोनियम मैकुलेटम को ऐड किया गया है जो पूरे सी ग्रुप में है। कोनियम मैकुलेटम बहुत अच्छी कैंसर की रेमेडी है, और जीई भी हमारे पास कैंसर की रेमेडी है। A2C5N1G, ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। पिछले 1 साल से जो लोग लगातार क्लास ले रहे हैं, उन सबको मैं शुरू से बता रहा हूँ कि A2C5N1G तीनों चारों रेमेडी जब आपस में मिलती हैं, तो ये कैंसरस जो टिश्यूज़ हैं, उनको एक तरीके से उनकी ग्रोथ को रोकने का काम करती है, पेन को वहाँ पे मैनेज करने का काम करती हैं। उसी सीक्वेंस में ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है। तो मैं आपको बताया कि कोनियम मैकुलेटम प्लांट है, इसमें सैम्ब्यूकस नाइग्रा है। हालाँकि और एक फाइटोलक्का जो डिकेंड्रा है, होम्योपैथी में भी फाइटोलक्का, कोनियम दोनों को कैंसरस ग्रोथ के लिए, या थ्रोट में कोई गाँठ है, या किसी लिम्फ में कोई गाँठ हो गई, लिम्फेडेनोपैथी हो गई, ठीक है? उन सब जगह फाइटोलक्का को और कोनियम का यूज़ किया जाता है। सैम्ब्यूकस नाइग्रा भी ऐसी ही है। वुंड को भी हील करती है। लेकिन इसमें हेमामेलिस को भी ऐड किया गया है। हेमामेलिस वर्जिनिका, हालाँकि ये मतलब ब्लीडिंग के लिए होम्योपैथी में भी यूज़ करते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी में इसको पाइल्स के लिए मेरे ख्याल से मैटी जी ने रखा होगा। हालाँकि और भी प्रॉपर्टी हैं, ये वैसे तो वेरिकोज़ वेन में भी हेमामेलिस अच्छे से काम करते हैं, और जी भी हम जानते हैं कि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को हम वेरिकोज़ वेन में हमेशा यूज़ करते हैं। वेनस जो कहीं पे कंजेशन देखने को मिल रहा है, कहीं भी वेनस कंजेशन है, चाहे वो एनस में है, चाहे वो हाथ में, पैर में, कहीं भी है। जब वेनस एंगोर्जमेंट पैर में होता है तो वेरिकोज़ वेन बोल देते हैं हम उसे। फिर वेरिकोसील हो जाता है जब वो स्क्रोटम के लेवल पे जाके होता है, टेस्टिस के लेवल पे जाके होता है तो, ठीक है? और वो जब हेमरेट्स हो जाता है जब वो एनस के ट्रैक में जाके होता है, एनल कैनाल में होता है तो। उन सब जगह आपको ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना है, जी। C4 वैन A2C4 WEN1G, किसी को भी पाइल्स हों, अगर बहुत लास्ट स्टेज के पाइल्स को छोड़ दे रहा हूँ मैं, और 3rd ग्रेड तक के जो पाइल्स हैं किसी के भी, एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, नॉन ब्लीडिंग ड्राई पाइल्स हैं, A2C5 WEN1G, ठीक है? सॉरी, A2C4 WEN1G। जब बहुत बड़ा होता है तो हम C5 का यूज़ करते हैं। A2C4 WEN1G, चाहे तो L2 भी दे सकते हैं, या L2C11 आप अलग से उसको ऐड करके दे सकते हैं। पेन भी मैनेज करते हैं और पाइल्स की जो ग्रेड है उसको भी डाउन करते हैं। ठीक है, साथ में S1 को 30 और स्लास को 30 मैं पहले से ही बताते आया हूँ आपको। S1 30 मतलब नक्सोमिका 30 के लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। पाइल्स की टॉप रेमेडी है, इचिंग होती है उसमें भी काम करती है। इसके अलावा ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी आपको वहाँ पे देना ही है। ऐसे ही C11 क्या है? वेरिकोज़ वेन की बहुत अच्छी रेमेडी है। ऐसे ही S2C2 WEN1G हम वेरिकोसील में यूज़ करते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा सिलेक्शन बनता है, ऐसे हमें सीखना चाहिए। मतलब हमें रटी-रटाई चीज़ों में, या फिर यहाँ वो चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई, उसको छोड़ के हमें ये जो रेमेडी है उसके जड़ में जाना चाहिए, उसके रूट में जाना चाहिए। रूट क्या है? प्लांट। ऐसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, जो क्लास पहले मेरी पुरानी क्लास ले रहे हैं, कि हर एक रेमेडी के आप अगर 2 प्लांट, वो मैंने सबको बताया 2 इम्पोर्टेंट प्लांट, हर एक रेमेडी में 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांट हैं। जिनकी जो एक तरीके से सारे जो प्लांट हैं वो उनके पीछे काम करते हैं, उनको फ़ॉलो करते हैं। उन 2 प्लांट की प्रॉपर्टी भी याद कर ली जाएगी तो पूरी रेमेडी कंठस्थ हो जाएगी एकदम। ठीक है? वो होता है ना, टिप्स पे आ जाती है, उँगलियों पे वो रेमेडी आ जाएगी।
तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से हम यूज करते हैं, एंटी इन्फेक्शियस है, एंटी कैंसरस है, और जो टिश्यूज होते हैं, जो खासकर एडिपोज टिश्यूज हैं या कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन को जो है पहुंचाने का काम करते हैं। मतलब हमारे बॉडी की आउटर लेयर पे भी, और ऑर्गन है उनकी आउटर लेयर पे भी अंदर, और उनकी इनर लेयर पे भी। इसलिए इसको कहीं पे अंदर घाव है, मतलब अल्सर है, उसमें भी जी काम करती है, कहीं बाहर घाव है तो वहां भी जी काम करती है। हर टाइप के टिश्यूज में डिस्ट्रक्शन है, पस फॉर्मेशन है, ओवरग्रोथ जैसी कंडीशन है, स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, उन सब जगह ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जा सकता है। वेनस सर्कुलेशन की तो टॉप ग्रेडेड रेमेडी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रीन फ्लूड जिसे हम बोलते हैं। बाकी और सभी रेमेडी के साथ इसको यूज किया जा सकता है, और सभी के साथ ये सपोर्ट करती है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि A2C5N1G, और वैसे तो सी ग्रुप पूरा ही, लेकिन ये फिर भी ये 4 रेमेडी और S1 इनके साथ, या L2 ले सकते हैं आप, इनके साथ बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम इसको S2 के साथ नहीं दे सकते, रिक्वायरमेंट है तो आप S2 के साथ भी दे सकते हैं, S5 के साथ भी दे सकते हैं। S5 के साथ भी अच्छे से काम करती है। लीवर में बहुत टेंडरनेस देखने को मिले, हार्डनेस देखने को मिले, और कोई लीवर में कोई गांठ रहे किसी के, या ऐसी कंडीशन रहे, तो वहाँ आप एक्सटर्नल जी को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर लीवर फॉर्मूले के साथ में C11G को नेगेटिव करके दे देंगे, तो भी वहाँ पे वो सॉफ्टनेस भी लाने का काम करेगा, पेन होता है उसका भी जो है काम करेगा। हालाँकि अभी आज ही मेरे पास जो मॉर्निंग वाला क्लिनिक है, वहाँ पे एक अ, जो ओल्ड लेडी हैं, माताजी हैं, वैसे तो 75 के आस-पास एज है उनकी, वो आई हैं, और काफ़ी बड़ा ट्यूमर उनके लीवर में है। बाकी तो सब जगह से निराश हो चुके हैं वो। मतलब सबको बोल दिया भाई एज हो गई इनकी, ना इनका ऑपरेशन हो सकता है, और हम बायोप्सी भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मुझे कन्फर्म ही लग रहा है कि वो कैंसर ही है, मुझे लग रहा है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने आज मेडिसिन दी है, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, कितना हम कर सकते हैं उसके बारे में। अभी हमने कोशिश करी है, उनको भूख नहीं लग रही है, और जो पीलापन है, मतलब जो जॉन्डिस के सिम्पटम आ गए हैं, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, उसको मैनेज किया जाए, और खाना खाने के बाद, थोड़ा बहुत खाने के बाद बहुत ज़्यादा पेन लीवर में होता है, उसको दिया जाए। एक्सटर्नल एप्लीकेशन दिया है मैंने, साथ में जो अपना ओल कैंसर केयर की जो पेटेंट है अपना, उसको मैंने D10 में बना के दिया है। देखते हैं, बताऊँगा आप लोगों को 5 दिन बाद, 5 दिन की मेडिसिन दी है मैंने, क्या स्थिति रहती है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जो वेनस कंजेशन है, वेनस सर्कुलेशन में कोई बाधा देखने को मिले, कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिले, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि नर्वस सिस्टम पे ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को ऐसा नहीं कि नहीं करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ हम नर्वस सिस्टम के थ्रू किसी काम को कराने के लिए, मतलब किसी इफ़ेक्ट को कराने के लिए यूज़ करते नहीं हैं। बी और जी का काम ही करते हैं, वाई और रेड इलेक्ट्रिसिटी, और जो है व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों को हम ज़्यादा नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम को करते हैं। चाहे हमें पिट्यूटरी ग्लैंड के लेवल पे करना हो, या हमें सेरिब्रम, सेरिबेलम, ठीक है? या हाइपोथैलेमस के थ्रू करना हो, कहीं हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो हम उन 3 मेडिसिन का सिलेक्शन ही ज़्यादा करते हैं। इन 2 इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा हम इन प्रॉब्लम के लिए यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि नहीं करती है, क्योंकि प्लांट हैं तो कहीं न कहीं यूज़ भी होता है। तो मेन जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का हो गया वो कहीं पे पस फॉर्मेशन है, कहीं पे सिक्रेशन के साथ में पस आ रहा है, ब्लीडिंग के साथ में भी पस आ रहा है वहाँ पे भी। कहीं पे वेरिकोज़ मतलब वेनस कंजेशन देखने को मिल रहा है, चाहे वो एनस में है, चाहे वो स्क्रोटम में है, उन सब जगह आप इसको यूज़ करेंगे, या फिर वेरिकोज़ वेन है, वहाँ सब जगह आप इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा एल्ब्यूमिनेरिया, सिस्टाइटिस, जहाँ पे मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन है, यूटीआई की बहुत अच्छी रेमेडी है। और खाँसी में भी, जो मतलब कफ में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, जब आपको बहुत ज़्यादा मतलब कफ नहीं है, और स्पुटम बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको कहीं न कहीं उसको अ, ठीक करने के लिए जी का यूज़ है। हालाँकि हम मोस्टली बी का कोशिश करते हैं कि ब्लू इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, ताकि उसको पतला करके कफ अप किया जाए, बाहर निकाल के क्लियर किया जाए। लेकिन कई बार बहुत ड्राई कफ भी रहता है, छोटा-मोटा, उतनी ज़्यादा स्पुटम उसमें होता नहीं, तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी अच्छे से मैनेज करती है। और हालाँकि C11 के साथ में जब जी को दिया जाता है, C11 जी के साथ में जो D5 के ग्लोबुल बना के आप देते हैं, तो ये थोड़ा बहुत इसको
सेम्ब्यूकस नाइग्रा की वजह से ये चर्बी को भी कम करने का काम करती है, और फाइटोलेक्का डिकेंड्रा की वजह से। हालांकि फाइटोलेक्का बेरी जो प्लांट है होम्योपैथी में यूज होता है, वो ज्यादा फैट बर्नर के तरीके से जाना जाता है, लेकिन फाइटोलेक्का डिकेंड्रा भी क्योंकि उसी फैमिली का प्लांट है, तो C11G को जब आप यूज करेंगे D5 में, तो ऐसा, या S2 के साथ भी यूज कर सकते हैं, ऐसा बहुत बार आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फैट बर्नर के तरीके से भी काम कर सकता है। थ्रोट की कोई भी प्रॉब्लम रहे, वहां पे आपको यूज करना है। कैंसर के पेन में A2C5 के साथ G सबसे अच्छी रेमेडी है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का। अब लास्ट इलेक्ट्रिसिटी हमारी फिफ्थ इलेक्ट्रिसिटी है येलो इलेक्ट्रिसिटी, YE। अब वाई में आप देखिए, वाई के प्लांट के तरीके से आप समझिए, और ये काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। आप समझिए इसमें एलियम सेपा है। एलियम सेपा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का प्लांट है, जो कोल्ड कफ से लेके अस्थमा तक की कंडीशन को ठीक करने की, एलर्जिक राइनाइटिस तक को ठीक करने की पावर रखता है। इसमें चेलिडोनियम मेजस है। चेलिडोनियम मेजस क्या करता है? चेलिडोनियम मेजस आप जानते हैं लीवर का प्लांट है, लीवर की रेमेडी है। इसमें रूटा है, रूटा आप जानते हैं टेंडन की रेमेडी है, ठीक है, और लिगामेंट्स की रेमेडी है, कहीं ना कहीं पेन पे भी रूटा काम करता है, और आंखों की रेमेडी, आंखों पे भी रूटा को बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें सेम्ब्यूकस नाइग्रा नाइग्रा है, जो कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम के थ्रू काफी इफेक्टिवली हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड सब जगह काम करती है, इसलिए इसके हेल्प से बीपी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। सर्कुलेशन में भी काम करता है। पोडोफाइलम है, पोडोफाइलम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की रेमेडी है, एंटी स्पाज्मोडिक है, पेट में दर्द को ठीक करती है, गुड़गुड़ाहट के साथ पेट में दर्द होता है, डायरिया के साथ में पेट में दर्द होता है, वोम्स की वजह से पेट में दर्द होता है, इन सब जगह पोडोफाइलम को यूज किया जा सकता है। तो ये अब देखिए, इससे भी कितनी सारी चीजें निकल के आती हैं। ये जो प्लांट है येलो इलेक्ट्रिसिटी के, कितने इंपॉर्टेंटली मेटिजी ने इसमें इसको डाला है। हालांकि ये सारी रेमेडी सीक्वेंस में बनी है, सीरीज में बनी है, 1 बाय 1 इनको ऐड किया गया है, पहले एक फिर दूसरी, सभी एक साथ तो नहीं आती है कभी भी। होम्योपैथी में भी अगर आज 1800 2000 मेडिसिन है, तो कोई एक साथ तो नहीं आई है, हर साल कुछ रेमेडी ऐड हो रही है। अब तो उन्होंने, मैंने अभी बताया था आपको, जितनी चीजें आयुर्वेद में यूज होती थी उन सबको प्रूव कर लिया है, चाहे वो मकोए हो, चाहे वो भूमि आंवला रहे, कुछ भी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यूज होती हैं अलग अलग चीजों में आयुर्वेद में, तो वो सब प्रूव कर लिए। इवन क्योंकि सबसे बड़ी चीज वही है कि रिसर्च होगी, R&D होगी, तभी तो कोई चीज आगे बढ़ेगी। टांग खींचने से चीजें, टांग खिंचाई वहां भी होते हैं, वहां भी लोग कहते हैं, हालांकि अब होम्योपैथी कॉम्बिनेशन पे चल रही है, बहुत सारे क्लासिकल वाले कहते हैं कि भाई ये गलत है, वो चलता रहता है, लेकिन जब रिसर्च की बात आती है तो सब एक है। तो इसको अब आप लेके चलिए, ये लीवर की बहुत अच्छी रेमेडी है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे बहुत अच्छे से काम करती है। अब मैंने वही सारी प्रॉपर्टी जो बताई है, वही इसकी प्रॉपर्टी है। ये हड्डियों पे काम करती है, मसल्स पे काम करती है, आंखों पे काम करती है, ठीक है, स्टमक की बहुत अच्छी रेमेडी है, इंटेस्टाइन पे काम करती है, ठीक है, डायलेशन का इफेक्ट, ये एलियम सेपा की वजह से डायलेशन का इफेक्ट भी रखती है। सेम्ब्यूकस नाइग्रा की वजह से ये एक तरीके से वेसोडाइलेटर है, यानी कि वेसल्स को डायलेट जो है वाई से किया जा सकता है। ब्रोंकोडाइलेटर भी है वाई, जब पी ग्रुप के साथ आप यूज करते हैं, क्योंकि ये इफेक्ट है प्लांट का, और वो मेडिसिन में रहता ही है हमेशा। आप चाहे उसको किसी भी पैथी में लेके चले जाएं, वो प्लांट का जो इफेक्ट है वो तो रहेगा ही ना, वो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी तो कभी चेंज होती नहीं है। और प्लांट में तो एक्सक्रेटरी सिस्टम भी नहीं होता है। यही देखो, ऊपर वाले ने, भगवान ने पौधे बनाए हैं, हमारे लिए प्लांट्स बनाए हैं कि भाई इन इन सब लोगों को बीमारी होंगी तो इनसे ठीक होंगे, और प्लांट्स को कुछ प्रॉपर्टी दी है जो वो जमीन से लेते हैं, या फिर जो जो भी उनको खाद पानी दिया जाता है उल्टा सीधा दे रहे हैं। अब आजकल तो उल्टे सीधे ही प्रॉपर्टी प्लांट की भी हो रही है, लेकिन प्लांट को एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं दिया भगवान ने, ऊपर वाले ने। मतलब प्लांट में जो कुछ चला गया, जो कुछ पहुंच गया, वो पहुंच गया वहां पे, उसकी प्रॉपर्टी उसमें रहेगी। एक्सक्रेटरी सिस्टम होता तो एंजाइम और वो सारी चीजें तो हमारे अंदर भी है, लेकिन हमारे अंदर तो एक्सक्रेटरी सिस्टम है ना, तो हम हमारे अंदर से चीजें बाहर भी, जो एब्जॉर्व हो गया हो गया, जो नहीं हुआ वो बाहर निकल गया। प्लांट में ऐसा नहीं होता है, प्लांट में सब अंदर ही रहता है, इसलिए उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट के तरीके से हम यूज कर सकते हैं।
खैर बोटनी है वो तो बहुत बड़ी साइंस है वो भी, और मैटी जी ने बोटनी को भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब तो हजारों बातें चल रही है, कोई एल्केमी की बात करता है, कोई स्पेजरिक, कोई ठंडे स्पेजरिक की बात करता है, कोई गर्म स्पेजरिक की बात करता है। हालांकि किसी को नहीं पता है कि एक्चुअल में क्या रहा होगा उस टाइम। कोई मरकरी, सोल्ट और ये अलग अलग तरीके की, सल्फर, इनकी बातें करता है। चलिए खैर, तो लीवर में आप यूज करेंगे इसका। लीवर की इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके से यूज किया जाता है। इंटेस्टाइनल वोम्स में यूज कर सकते हैं। और एक और बड़ी चीज है जो वाई के लिए है कि अगर कहीं आरई से कोई इफेक्ट, खराब इफेक्ट आपको देखने को मिला है, रेड इलेक्ट्रिसिटी का एंटीडोट है ये। ठीक है, डब्ल्यू भी कर सकता है, लेकिन आरई का जो सबसे बड़ा एंटीडोट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में है वो वाई है। अगर कहीं कहीं के आपको आरई का इफेक्ट देना है और थोड़ी देर के लिए देना है, आपको फिर उसको बैलेंस भी करना है। मान लो कहीं आपको एक्सटर्नली रेड इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करनी है और वो उसका इफेक्ट आप चाह रहे हैं कि वो टाइम बीइंग के लिए रहे, थोड़ी देर के लिए इफेक्ट रहे, बाद में वो इफेक्ट वहां से हट जाए, तो आपको आरई अप्लाई करने के बाद उसकी ठीक उसी जगह 1 मिनट बाद या 1-2 मिनट बाद, जितने देर भी आपको वो स्टिमुलेट करना है, उसके बाद आप वहां पे वाई अप्लाई कर दीजिए एक्सटर्नली। बिकॉज क्योंकि आरई का एंटीडोट या एंटीडोज जो है वो कौन है, वो वाई है। हालांकि ये फिर वही चीज आ सकती है कि भाई एंटीडोट एंटीडोज जैसी थ्योरी है वो इसमें है नहीं, लेकिन एक एक जब आप ये बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रिसिटी निगेटिव है, तो फिर एंटीडोट कहने में क्या दिक्कत है? ये वर्ड ही तो चेंज हुआ बस, पॉजिटिव निगेटिव भी तो वही है। भाई आर ई एज ए स्टिमुलेंट यूज कर रहे हैं और वाई आप उसको डाउन करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वही उसी उसी तरीके से बोला जा सकता है। तो अच्छी रेमेडी है ये। इसके अलावा बहुत हाइपर एक्टिविटी की बहुत अच्छी रेमेडी है। कहीं पे हाइपर एक्टिविटी देखने को मिल रही है, वहाँ पे आप वाई को यूज करेंगे। हिस्टीरिया में भी वाई को यूज किया जा सकता है, काफी अच्छी रेमेडी है हिस्टीरिया की। एपिलेप्सी की बहुत अच्छी रेमेडी है वाई, C1 वाई, S10 C1 वाई। नींद ना आने पे इंसोमेनिया में भी बहुत अच्छे से यूज करते हैं। तो वाई जो है इंसोमेनिया की भी अच्छी रेमेडी, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। स्किन पे बहुत अच्छा काम करती है। मैं भूल गया, बी और जी भी दोनों स्किन की बहुत अच्छी रेमेडी हैं। और जी बी से भी ज्यादा है, लेकिन बी ई और जी दोनों को यूज किया जा सकता है। हालांकि स्किन में अगर कोई बहुत अच्छे से कोई इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है तो वो वाई और जी है। इंटरनली भी एक्सटर्नली भी सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज किया जाता है स्किन के मामले में। तो अब मैंने बताया कहीं पे हाइपर एक्टिविटी देखने को मिले, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत उत्तेजना किसी पे रहे, वहां पे ये एक तरीके से कूलनेस, काम रेमेडी है, क्योंकि वाई ये कहीं ना कहीं उस एक्टिविटी को, हाइपर एक्टिविटी को डाउन करके और बैलेंस करके वहां पे कूलनेस, कामनेस प्रोवाइड करती है। सभी रेमेडी के साथ में इसको यूज किया जा सकता है। और ऐसे कोई जुकाम खांसी जिसमें सिक्रेशन नहीं है, मतलब किसी लोगों को सुबह सुबह बहुत ज्यादा छींकें आती है, नाक नहीं बहता है लेकिन आंखों से पानी नहीं आता है, तो वहां पे आपको बी का यूज नहीं करना है, आर ई का यूज नहीं करना है, वहां पे आपको वाई का यूज करना है। S10 के साथ यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो एलर्जिक कंडीशन है। आप कोई भी प्रॉपर्टी चला के रखें, साथ में वर्बन वाई को ऐड करेंगे तो ये एक तरीके से वहां पे एंटी एलर्जिक रेमेडी बन जाएगी। जब आप S10 के साथ में S10 और C13 P1 पेट्रोल वन वर्बन और वाई देते हैं, तो ये बहुत अच्छा एंटी एलर्जी कॉम्बिनेशन है। आप इसको एस्थमेटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं D10 में, आप इसको एलर्जिक राइनाइटिस वाले कंडीशन को भी दे सकते हैं। ठीक है। और बाकी केवल ये नहीं कि इसी फॉर्मूले से, बाकी जो मेन फॉर्मूला बनाना है आपको, उसको एलर्जिक राइनाइटिस का बनेगा ही बिल्कुल, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, नाक में डालने के लिए भी। और जो एस्थमेटिक पेशेंट है उसका भी आप इंटरनल फॉर्मूला भी बनाएंगे और चेस्ट पे अप्लाई करने के लिए कोई लोशन भी बनाएंगे। उसके साथ में एंटी एलर्जिक ये चलाना है, क्योंकि अगर जब तक एलर्जी बॉडी से नहीं निकलेगी तब तक आप राइनाइटिस को ठीक कैसे करेंगे, एस्थमा को ठीक कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। एलर्जी जब तक बाहर नहीं निकलेगी, हम किसी भी कंडीशन में इन दोनों प्रॉब्लम को, या कोई भी किसी भी टाइप की एलर्जी है, कोई स्किन एलर्जी भी है अगर, या किसी प्लांट से एलर्जी है या फूड से एलर्जी है, तो आप जब तक एलर्जी क्लियर नहीं होगी, ठीक है, या उसका जो इफेक्ट है वो क्लियर नहीं होगा, अब वहां पे जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होता है बॉडी में, जब कोई वो जो पार्टिकल है जिसके खिलाफ एलर्जी है बॉडी में, तो वो बॉडी हमेशा वहां पे रेस्पॉन्ड दिखाएगी। वो कोई खाने की चीज भी हो सकती है, कोई स्मेल भी हो सकता है, कोई डस्ट के पार्टिकल भी हो सकते हैं,
कोई प्लांट भी हो सकता है, कुछ लोगों को पौधों से एलर्जी होती है, किसी प्लांट से, स्पेसिफिक प्लांट से। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था, चल रही है उसकी मेडिसिन, रिलीफ तो काफी है, कि वो जब खेत में जाता है कहीं, हमारे इधर जो गन्ना है वो ज्यादा होता है, तो वो बोला कि वो जब गन्ने के खेत में जाता है कहीं, तो उसको स्पेसिफिक टाइप के जो इरप्शन है वो हो जाते हैं उसके स्किन पे, और स्पेसिफिक टाइप की 3-4 टाइप की घास है जो हमारे इधर होती है खेत में। तो उसको थोड़ा आइडेंटिफाई किया, तो उसने बताया कि हाँ, इस ये कहीं भी खड़ी है, गिवन गन्ना नहीं, किसी भी खेत में ये घास खड़ी है, तो उसको वो जो रिएक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन होता है। अब उसको चल रहा है, देखते हैं। S5 के साथ हमने दिया है, कॉन्टैक्ट एलर्जी है, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में आने से होती है, मतलब उसको हाथ पैर कहीं लग जाए, तो S5 के साथ दिया है, S5 C5 वर्बन वाई। ऐसे ही फूड एलर्जी है तो S3 C3 दीजिए आप। S1 जरूर देना है, लेकिन किसी भी टाइप की एलर्जी में आपको S1 या L2 30th में जरूर देना है। साथ में आप ये सिलेक्शन करिए, फूड एलर्जी है S3 C3 के साथ वर्बन वाई दीजिए, कॉन्टैक्ट एलर्जी है S5 C5 के साथ में वर्बन वाई दीजिए, और इनहेलेशन एलर्जी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एलर्जी है, तो आप उसको एस्टेन C13 P1 वर्बन वाई करके दीजिए, मतलब एस्टेन के साथ में दीजिए। ये सिलेक्शन है, और इसी तरीके का सिलेक्शन मैं आपको पढ़ाते हुए बताता हूँ। आप सब लोग जो पुराने हैं वो जानते हैं, मैंने इतने सारे कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके से आपको बताए हैं। S1L1A3, S2L1A3, S3L1A3, मतलब ये बहुत सिंपल कर देते हैं मेडिसिन को। आपने लिया भाई स्किन की प्रॉब्लम है, S5L1A3 है, अब इसमें एक C ग्रुप की मेडिसिन ऐड कर दो, C5 ऐड कर दो, वर्बन ऐड कर दो, और वाई जी में से कौन सा देना है वो ऐड कर दो, आप बन गई स्किन का प्रोटोकॉल आपका। ठीक है। मसल पेन है, S5L1A3 है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में अब इसके पेन के लिए आप इसमें W ऐड कर दो, RE ऐड कर दो, F1 ऐड कर दो। मतलब ये छोटा सा 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन कितने सारा काम आ सकता है। इसी इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पे ही मेरे पांचों जो बेसिक हैं, EH1 2 3 4 5 जो पेटेंट में आप लोगों को देता हूँ, जो मंगाते हैं उसको, वो इसी कंसेप्ट पे बने हुए हैं। हालांकि उनमें एक एक दो दो प्लांट, मैंने जहाँ से मैं मेडिसिन मंगाता हूँ वहां से मैं अलग से कुछ प्लांट के एक्सट्रैक्ट भी मंगाता हूँ, वो नहीं 114 में से है, लेकिन मैं किसी प्लांट की क्वांटिटी उसमें बढ़ा देता हूँ थोड़ी बहुत। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, और आप लोगों को इसी कॉन्सेप्ट पे काम करना है। आप इसी तरीके से जब यूज करेंगे सारे फॉर्मुलेशन को, जैसे मैं बता रहा हूँ, S10L1A3 देखिए कितनी जगह काम करेगा। किसी को नींद नहीं आ रही है, S10L1A3 C1 वर्बन वाई। किसी को एसिडिटी है, S10L1A3 बना हुआ है आपके पास, ठीक है, S10L1A3 वर्बन वाई, और बी ऐड कर दीजिए उसमें, एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम को ठीक करेगा। ठीक है, S10L1A3 के साथ में स्लास ऐड कर दो आप, C10 ऐड कर दो, पॉजिटिव में दे दो, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा। तो ये सारी चीजें। S3L1A3 है, किसी को फीमेल मेल को कोई प्रॉब्लम है तो S3L1A3 C3 Ven1 RE F1 और ऐड कर दो उसमें। देखिए आप, लिबिडो को हाई करेगा, इरेक्शन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के इरेक्शन को मजबूत करेगा। तो ये इस तरीके से हमें सिलेक्शन करना है, रटना नहीं है चीजों को। रटने से तो क्या फायदा, फिर तो आप सारी उम्र क्लास लेते रहे हो, कभी मेरी, कभी किसी और की, कभी किसी और की। क्लास का मतलब है कि आपने क्लास कर लिया, उस पर्टिकुलर टाइप की क्लास की रिक्वायरमेंट अब आपको दोबारा नहीं पढ़नी चाहिए। वो उसका मतलब होता है कि आपने कुछ सीखा है और किसी ने कुछ सिखाया है। एक बात। दूसरी बात, वो अलग चीज है कि भाई आप कनेक्टेड रहते हैं कुछ लोगों के साथ, हम भी कनेक्टेड रहते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर आदमी के साथ हमें कनेक्ट रहना है तो रहना है। लेकिन हाँ, सीखने वाली बात हो जानी चाहिए फर्स्ट टाइम में ही, कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये थी अब आज की क्लास हमारी। अब मैंने आपको 38 रेमेडी सारी कंप्लीट कर दी हैं, और अभी टाइम नहीं है उतना, मीटिंग एंड हो जाएगी। बाकी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो कल मैं फर्स्ट हाफ में क्लियर करके, और कोशिश करूंगा कि एक डोज जो है, डोज डोज कैसे सिलेक्शन करना है, डाइल्यूशन कैसे सिलेक्शन करना है, या कैसे बनाना है जल्दीबाजी में, मतलब शॉर्ट जो डिस्पेंसिंग है वो कैसे करनी है। बाकी सिक्वेंसली तो आप जानते हैं वो कैसे बनेगी। फिर भी मैं कल इस क्लास में, मतलब एक तरीके से जो हमारी मेन कोर्स चलने वाला है उसकी फर्स्ट क्लास हमारी कल स्टार्ट होगी, जिसमें हम डोज, डाइल्यूशन और डायग्नोसिस, जो हम बैठ के साइन एंड सिम्टम से, साइन एंड सिम्टम्स समझ रहे हैं ना आप। सिम्टम्स मतलब जो पेशेंट बताएगा, साइन मतलब जो आपको दिख रहे हैं उसमें, मतलब कोई आपके पास स्किन का लीजन लेके आया, आपको दिख रहा है स्किन का लीजन कैसा है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है वो एक्जिमा है, वो सोरियासिस है, या वो रिंगवॉर्म है, मतलब फंगल इन्फेक्शन है, तो उसको बोलते हैं साइन।
ठीक है, कोई पेशेंट आपके पास आया, उसको पेल्पिटेशन है, घबराहट है, आपने देखा उसके चेहरे पे, उसको समझा उस तरीके से, वो भी साइन ही है। सिम्टम्स वो आपको बताएगा, बोल के आप पूछेंगे और वो बताएगा। तो साइन और सिम्टम कैसे कलेक्ट करने हैं, डोज कैसे सिलेक्शन करनी है और डाइल्यूशन कैसे बनाना है। सिलेक्शन तो डिजीज के हिसाब से भी होता रहेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ उसमें से कल ऐड कर दिया जाए। कल मतलब इस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। तो अब रेमेडी मैंने 35 पूरी कंप्लीट कर दी है, ओवर भी ये जरूरी था, कुछ लोग नए भी हैं उनके लिए। अब ये दोनों लिंक हो जाएंगे, आज का और कल का। जिसने आज है, कल ज्वाइन नहीं किया था, वो ग्रुप से लिंक ऐड कर लेगा। मैं टेलीग्राम के ग्रुप भी एक कल बना दूंगा आपका, और उसमें फिर क्या है, सारे लिंक रहेंगे हमारे पास। तो ठीक है, बस आज इतना ही रख रहे हैं। सर क्लास और स्ट्रेंथ के बारे में कुछ बताएंगे? है जी, क्लास क्लास तो मैंने कल बता दिया था। जी, सॉरी सर, स्ट्रेंथ सॉरी सर। हाँ, और ये 4 डेज इन अ वीक क्लास रहेगी हमारी, वैसे ही मतलब जैसे मैं पिछले 1 साल से लेता आ रहा हूँ। 4 दिन वीक में रहेंगे, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, एक दिन जो भी कोई ऑफ रहेगा, क्योंकि इधर उधर काम आते जाते रहते हैं, इसलिए 4 डेज आप मान के चले। कई बार 5 डेज भी हो सकती है, लेकिन 4 डेज हमारी एक वीक में क्लास चलेगी। चलिए ठीक है हेलो सर, फिर। सर। हाँ जी जी। सर एलर्जिक राइनाइटिस में मैंने S1 आरी का कंप्रेस दिया था नोज पे लगाने के लिए हाँ हाँ विद इंटरनल मेडिसिन। उसको हाँ। बहुत अच्छा फर्क पड़ गया है। तो सर मुझे ये मतलब समझ में नहीं आया क्या आरी तो सिक्रेशन बढ़ाती है, तो नहीं उससे आपने कम कैसे हो गया? यही तो, अगर देखो, अगर वहां पे बहुत ज्यादा सिक्रेशन देखने को मिल रहा है ना, और आपने एक्सटर्नल आरई को लगाया, तो वो सिक्रेशन रोकेगी। एक्सटर्नली सिक्रेशन को रोकेगा आरी हाँ सर? जी, हाँ जी। तो मैंने S1 साथ में यूज किया सर उसके। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मुझे काफी बढ़िया रिजल्ट मिला है सर उससे। हाँ, मैं तो हर राइनाइटिस और कोल्ड वाले पेशेंट को आरई का D4 बना के देखता हूँ, और नोज के रूट पे लगाने के लिए 3 दिन में बिल्कुल सब क्लियर हो जाता है। तो मुझे सर दिमाग में यही कंफ्यूजन था, सिक्रेशन मतलब कम हो गया, थोड़ा सा डर के ही दिया था मैंने सर, लेकिन मुझे अच्छा रिजल्ट मिला उसका। नहीं ठीक है मैम, ठीक सर नमस्कार सर। है। नमस्कार सर। सर मेरा कल का क्वेश्चन था कि 2 इलेक्ट्रिसिटी को सर मिला सकते हैं क्या कभी जरूरत पड़ने पे? हाँ सर, मैं तो 3 दिन भी मिलाता हूँ। हालांकि रूल बुक तो पता नहीं क्या कहती है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कुछ डब्ल्यू के साथ किसी को भी मिला सकते हैं। ये तो बचे हुए, ये भी तो लगाना पड़ेगा। अब प्लीज थोड़ा नहीं एक जना, बाकी बाकी म्यूट कर लीजिए बस। डब्ल्यू के साथ किसी सर को भी, डब्ल्यू के साथ किसी को भी ऐड किया जा सकता है, और बी जी भी ऐड किए जा सकते हैं। आर ई के साथ डब्ल्यू ऐड हो सकता है। आर ई को वैसे मोस्टली हम डब्ल्यू के साथ ही ऐड करते हैं, बाकी और किसी के साथ नहीं। बी जी को ऐड किया जा सकता है, वाई बी को ऐड किया जा सकता है। सर ऐसा कुछ जैसे होम्योपैथी में रूल रहता है सर कि डॉट एंटीडॉट रहता है या फिर किसी के साथ में आगे पीछे नहीं देना, तो इसमें है क्या सर? ऐसा कोई हार्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लियर करते चलूंगा जैसे मैंने आज बताया आपको। बस सर बस गाजर घास एक्सपोजर में आने से जो एलर्जी होता है सर। हाँ वही है। मैंने आप S1 को 30th में दीजिए आप, और साथ में S5 C5 वर्मन और वाई को चलाइए D10 में। ओके, D10 में। हाँ सर एक क्लास मेंटल डिसऑर्डर के ऊपर में लीजिएगा सर कभी। हाँ हाँ, लेंगे बिल्कुल। अब तो सारे डिसऑर्डर पे ही चलेंगे सर क्लास कल से हमारी। क्योंकि बहुत सारे अभी देखने को मिल रहे हैं और पैरालिसिस पेशेंट लगभग इन सभी में से रहते ही हैं ग्रसित। हाँ सर, चलेगी। थैंक यू सर, धन्यवाद। पैरालिसिस में क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो डैमेज हो जाता है ब्रेन का। वहां पे रिस्टोर करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो आगे ना बढ़े और थोड़ा स्टिमुलेट हो जाए, उसके लिए हम कर सकते हैं। जी सर, इन्हें फियर और एंजाइटी और डिप्रेशन काफी ये तीनों परेशान किए हाँ हुए हाँ, रहती इन है। सबको सबको ले लेंगे हम। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है।
हाँ जी। हाँ सर, वो बेसिक क्लास में आपने बताया था कि अगर 100 ml में 2 ड्रॉप्स अगर हम ऐड करते हैं तो वो D6 बनता है, हम्म और फिर हम जब 30 ml में 10 ड्रॉप्स ऐड करते हैं तो सर वो D10 फिर कैसे बनता है? लेकिन हम वो तो कहीं ना कॉम्बिनेशन कहीं क्या उसमें ऐड कर, उसमें देखो मैंने आपको क्लियर बताया था कि जब हम 30 ml में 10 ड्रॉप या 30 ml में 30 ड्रॉप डालते हैं तो कॉम्बिनेशन का डालते हैं, किसी एक मेडिसिन का डालते हैं, सबका नहीं डालते। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि हम उसको बोलते हैं कि वो नियर अबाउट उस तरीके से काम करेगा, वो एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट तो तभी है जब आप उसको सिक्वेंसली बनाएंगे या फिर जंपिंग डायल्यूशन से बनाएंगे। तो वो क्लास मैंने साइंटिफिक अप्रोच के लिए बनाई थी और वास्तव में वही साइंटिफिक अप्रोच है भी। लेकिन जब हम डिस्पेंसिंग में शॉर्ट डायल्यूशन का यूज करते हैं तब हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि जब कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तब हमें ये यूज करना है, सिंगल मेडिसिन के लिए नहीं। तो सर अगर हमें सिंगल एमडी का बनाना है फिर क्या करेंगे? फिर तो वही है जैसे मैंने बताया, 2 ड्रॉप या 1 ड्रॉप या 3 ड्रॉप, उसी तरीके से। सिंगल मेडिसिन को आप सिक्वेंसली ही तोड़िए सर हमेशा, नहीं तो काम नहीं करेगी वो। ओके सर, ओके, थैंक यू। आपके पास D3 है, D4 होना जरूरी नहीं है, D5 भी होना जरूरी नहीं है, D5 डायरेक्ट बनाया जा सकता है।